नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेरी मेरी मिष्टी और आप सुन रहे हैं मिष्टी नरेन्स कहानी। आज की कहानी के लेखक हैं पल्लव घोष। स्टोरी मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसका शीर्षक है द अ पार्टीशन ऑन द गैंजेस ब्रिज। आप सभी के लिए इस कहानी को हम हिंदी में रूपांतरित करके लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में इस कहानी का शीर्षक है गंगा के पुल की वह परछाई। मैं आज भी यकीन से नहीं कह सकता कि उस रात गंगा के पुल पर मेरी जान किसने बचाई थी, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे आत्महत्या करने से रोका था, उसकी मौत तो मुझसे मिलने से लगभग 9 साल पहले ही हो चुकी थी। यह बात सुनने में जितनी असंभव लगती है, मेरे लिए उतनी ही सच्ची है। मेरा नाम बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे ज़िंदगी की सबसे भयावह और सबसे रहस्यमयी घटना है। यह कहानी शुरू होती है 17 जून 2020 की रात से। वह मेरा जन्मदिन था, लेकिन उस दिन मेरे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी। कुछ महीनों पहले मेरी नौकरी चली गई थी और जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वह मुझे छोड़ चुका था और धीरे धीरे मैं अवसाद के ऐसे अंधेरे में डूब गया था जहां मुझे हर रास्ता बंद दिखाई देता था। उस रात आधी रात बीत चुकी थी। पूरा शहर सो रहा था और मैं धीरे धीरे गंगा के पुल की ओर बढ़ रहा था। मेरे कदम भारी थे, लेकिन मेरा फैसला पूरी तरह पक्का था। पुल पर पहुंचकर मैं टूटी हुई रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे गंगा का काला पानी तेजी से बह रहा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। अजीब बात यह थी कि उस पुल पर मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे अब सारी तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली हों। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से एक लड़की की तेज़ आवाज़ गूंजी, रुको प्लीज़, ऐसा मत करो। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। करीब 10 कदम दूर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रखा था। प्लीज़ नीचे आ जाओ, वो बोली। मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वह ज़रा भी नहीं घबराई। वह बोली, अगर तुम्हें कूदना ही है तो कूद सकते हो, लेकिन मेरे फ़ोन में पुलिस का नंबर पहले से तैयार है। वे तुम्हें बचा लेंगे और शायद उसके बाद तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाएं। इससे बेहतर है 5 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ। न जाने क्यों उसकी आवाज़ में ऐसा अपनापन था कि मेरे कदम खुद ब खुद रेलिंग से पीछे हट गए। वह हल्का सा मुस्कुराई। हाय, मैं रिया हूँ। कई महीनों बाद किसी ने मुझसे अपना परिचय इतने अपनापन से कराया था। हम पुल के किनारे बैठ गए और फिर मैं बोलता ही चला गया। मैंने उसे अपनी टूटी हुई ज़िंदगी का हर पन्ना सुना दिया। मेरे सपने, मेरी नाकामियाँ, मेरा अकेलापन, सब कुछ। रिया बस चुपचाप सुनती रही। उसने मुझे बीच में कभी नहीं टोका, ना मुझे जज किया, ना कोई बड़ी बड़ी सलाह दी। बस सुनती रही। और शायद उसी रात पहली बार मुझे लगा कि मैं अभी भी जी सकता हूँ। उस रात मैं जितना बोला, शायद उससे पहले कभी किसी से इतना खुलकर नहीं बोला था। रिया बिना टोके मेरी हर बात सुनती रही। उसने मुझे कोई बड़ी सलाह दी ही नहीं, बस इतना कहा, खुद को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। न जाने क्यों उसकी बात पर भरोसा होने लगा। धीरे धीरे सुबह हो गई। रिया ने एक टैक्सी रोकी और मुझे घर भेजते हुए मुस्कुराकर कहा, अब जाकर आराम करो। मैं उसे धन्यवाद भी ठीक से नहीं कह पाया। टैक्सी आगे बढ़ गई और वह वहीं पुल पर खड़ी रही जब तक वह मेरी नज़रों से ओझल न हो गई। पूरा दिन मैं सोता रहा। शाम को जब खाने के लिए बाहर निकला
तो सामने सड़क के उस पार रिया खड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं फिर से कोई भ्रम देख रहा हूँ, लेकिन उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और मेरी तरफ आने लगी। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ?" मैंने झिझकते हुए उससे पूछा। वह हल्का सा मुस्कुराई, मेरा हाथ थामा और बोली, "मुझसे बात करने के लिए नंबर की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं आसपास रहती हूँ, हमारी मुलाकात फिर हो जाएगी।" उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें लगभग हर शाम होने लगी। कभी गंगा किनारे, कभी किसी चाय की दुकान पर, तो कभी पार्क के बेंच पर बैठकर घंटों बातें होती। रिया ने धीरे धीरे मेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। उसने नौकरी के इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाई, मेरा हौसला बढ़ाया और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही। लेकिन इन 6 महीनों में एक बात हमेशा अजीब लगी। मैंने कभी उसे कुछ खाते पीते नहीं देखा। जब भी मैं उसके लिए चाय मंगवाता, वह बस कप अपने सामने रख देती, लेकिन उसके हाथ तक नहीं लगाती थी। मैंने एक बार मजाक में उससे कहा, "तुम हर बार चाय सिर्फ देखने के लिए मंगवाती हो क्या?" वह बस मुस्कुरा दी, लेकिन जवाब कभी नहीं दिया। समय के साथ मेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। रिया के भरोसे और मेरी मेहनत का नतीजा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ ही महीनों बाद कंपनी ने मुझे 6 हफ्तों के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजने का फ़ैसला किया। यह मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन रिया से दूर जाने का ख्याल मुझे बेचैन कर रहा था। जब मैंने उसे अब खबर दी तो वह सचमुच बहुत खुश हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, "जाओ, इस मौके को कभी मत छोड़ना।" जाते जाते उसने मेरा ईमेल एड्रेस लिया और वादा किया कि वह मुझे लिखती रहेगी। लेकिन यूके पहुंचने के बाद एक भी ईमेल नहीं आया। मैं हर सुबह इनबॉक्स चेक करता, फिर खुद को समझा देता कि शायद वह व्यस्त होगी। लेकिन 6 हफ्ते बीत गए और उसकी तरफ से एक भी संदेश नहीं आया। काम खत्म होते ही मैं भारत लौट आया। इस बार मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, रिया कहाँ है? मुझे याद आया कि एक बार उसने मुझे अपना पता बताया था। तब मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। टैक्सी मुझे उस पते पर छोड़कर चली गई। मेरे सामने एक जर्जर वीरान मकान खड़ा था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और साफ लग रहा था कि वहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता। एक पल के लिए लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, लेकिन पता तो वही था। मैंने हिम्मत जुटाई, मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। चारों तरफ धूल और सन्नाटा पसरा था। लकड़ी की सीढ़ियाँ हर कदम पर चरमराने लगी थीं। ऊपर पहुंचकर मैंने एक कमरे में टॉर्च घुमाया और अगले ही पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। टूटे हुए बिस्तर पर एक इंसानी कंकाल पड़ा था। मैं घबरा कर नीचे भागा और बाहर निकलते ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ पहुंची। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और उस कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। मुझसे लंबी पूछताछ हुई। मैंने उन्हें रिया से मुलाकात से लेकर इस घर तक आने की पूरी कहानी बता दी। जब उन्हें यकीन हो गया कि मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। कुछ दिन बाद पुलिस ने मुझे दोबारा बुलाया। अधिकारी ने बताया कि उस कंकाल की पहचान हो चुकी है। वह सोनिया सचदेव नाम की महिला थी। उन्होंने बताया कि वह मकान उसके पति रोहित सचदेव के नाम पर था, जो कई साल पहले देश छोड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोनिया की हत्या लगभग 8-9 साल पहले की गई थी। इतना कहकर अधिकारी ने अपनी फाइल से एक तस्वीर निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, मेरी सांसें थम गई। वह रिया थी, वही मुस्कान, वही आंखें, वही चेहरा, बस नाम अलग था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन पुलिस से कुछ नहीं बताया। मुझे पता था मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उस दिन के बाद यह रहस्य मेरे लिए जुनून बन गया। मैंने खुद ही पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। तब पता चला कि सोनिया और रोहित की शादी ज़्यादा समय तक खुशहाल नहीं रही। पड़ोसियों के बयान और पुलिस रिकॉर्ड्स बताते थे कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे।
घरेलू हिंसा की कई शिकायतें भी दर्ज थी। आखिरकार सोनिया ने तलाक लेने का फैसला किया, लेकिन रोहित ने उसे समझाया कि वे दोनों विदेश जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। वो अनाथ थी और चाहती थी कि यह शादी न टूटे, इसलिए सोनिया ने उस पर आखिरी बार भरोसा किया और वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जिस रात उन्हें देश छोड़ना था, रोहित ने इसी घर में उसकी हत्या कर दी। लाश को घर पे छोड़ दिया और अकेला विदेश भाग गया। सालों तक किसी को पता ही नहीं चला कि सोनिया के साथ आखिर हुआ क्या था। और पता चलता भी तो कैसे? आखिर एक अनाथ लड़की की खबर लेने वाला ही कौन था? उसकी मौत का रहस्य तो अब सामने आ चुका था, लेकिन मन में एक सवाल आज भी बाकी था कि उसने मेरी जान क्यों बचाई? क्या वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसी अंधेरे में खो जाए जिससे वह खुद कभी बाहर ही नहीं निकल सकी? या फिर वह सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई उसकी अधूरी कहानी इस दुनिया तक पहुंचा दे? इस सवाल का जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर उस रात गंगा के पुल पर रिया मुझे न रोकती तो आज मैं यह कहानी आपको कभी सुना ही नहीं पाता। सोनिया का इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। जब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके अवशेष मुझे सौंपे तो उसका अंतिम संस्कार मैंने ही किया। शायद यही उसके प्रति मेरा छोटा सा आभार था। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैं भारत छोड़ चुका हूँ, लेकिन कभी कभी किसी शांत शाम में जब ठंडी हवा चेहरे को छूकर गुजरती है तो अनायास ही मुझे लगता है कि रिया अब भी कहीं मेरे आसपास ही है। शायद एक ऐसी परछाई बनकर जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी और शायद आज भी मेरी हिफाजत कर रही है। अरे हाँ, लोकल तहकीकात में मुझे ये बात पता चली थी कि सोनिया का प्यार से पुकारा जाने वाला नाम रिया था। इस अद्भुत कहानी के रचयिता पल्लव घोष पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दिल से कथाकार हैं। उनको हम सादर नमन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। उनकी संवेदनशील कल्पना और सशक्त लेखनी ने इस रहस्यपूर्ण कथा को अविस्मरणीय बना दिया है। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आप भी एक लेखक हैं तो अपनी स्टोरीज़ हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड अंटिल नेक्स्ट स्टोरी, बाय।